हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं ब्रेन डेस्क ट्यूब। जैसा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, हमने फार्मेसी एक्ट के अंदर इसका बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया था, कब ये एक्ट आपका पास हुआ था, कौन कौन से इसमें चैप्टर्स हैं, और इसके साथ साथ हमने हमारी जो सेंट्रल काउंसिल है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सेक्शन 3 के अंडर वो बनाई गई थी, उसके बारे में देख लिया था। आज ये उसका पार्ट 2 है, जिसमें हमने बेसिकली अपना फार्मेसी एक्ट के बारे में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया था कि हमारा एक्ट है क्या, कब आया था, इसके बारे में देखा था। साथ ही साथ हमने इसके डिफरेंट अमेंडमेंट्स के देखे थे कि फार्मेसी एक्ट के अंदर भी काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए थे और उन अमेंडमेंट्स के हिसाब से फार्मेसी एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज करी गई। क्लियर है यहाँ तक? अब जो हम लास्ट में पढ़ रहे थे और इसके चैप्टर्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि हमारे इसके टोटल 5 चैप्टर हैं और 46 सेक्शंस इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जिसको बताया भी था, आप याद रख सकते हैं IPSRM से। आई बोले तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे फार्मेसी एक्ट के बारे में बताया गया कि एक्चुअल में फार्मेसी एक्ट है क्या, एक्सटेंट, उसका मीनिंग और कहाँ कहाँ पर वो कवर करेगा, कमेंसमेंट वगैरह। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सेंट्रल काउंसिल पी से आपका हो जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर 3 में पढ़ेंगे अपना स्टेट फार्मेसी काउंसिल। जैसे कि नेशनल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर जो आपकी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई है, वैसे ही हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में क्या बनाई गई है, आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाई गई। एक और इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा जिसको हम जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल भी बोलते हैं, यानी कि 2 स्टेट आपस में एक एग्रीमेंट करके एक फार्मेसी काउंसिल बना सकती हैं और वो फार्मेसी काउंसिल 2 स्टेट को कवर करती है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे और साथ ही साथ फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट रजिस्टर क्या होता है, देन सेंट्रल रजिस्टर क्या होता है, स्टेट कैसे रजिस्ट्री कराते हैं, उसके बाद वो सारा डेटा सेंट्रल में भेजते हैं, देन आपका नाम सेंट्रल लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, जो कि स्टेट डेटा भेजता है किसको, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट में हम मिसलेनियस कैटेगरी पढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ फाइन्स वगैरह, पेनाल्टीज वगैरह के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने देख लिया था कि हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 में आया और ये इसके अंदर कहा जाए तो ये पूरे इंडिया को कवर करता है। साथ ही साथ इसके जो चैप्टर 3, 4 और 5 हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन के बाद ही एप्लीकेबल होंगे, और इसका जो चैप्टर 1 है वो एज इट इज़ अप्लाई होगा ऑल ओवर द इंडिया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1952 के बाद जो जो इस जगह पर नहीं रहे थे उनके ऊपर भी अप्लाई करने के कुछ प्रोविज़न दिए गए थे। लेकिन साथ ही साथ ये जो 3 चैप्टर हमारे चैप्टर 3, 4, 5 जिसमें आपका कहा जाए तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के और एजुकेशन रेगुलेशन वगैरह आते हैं, स्टेट फार्मेसी काउंसिल और मिसलेनियस वगैरह, ये हमेशा अप्लाई होंगे आफ्टर द स्टेट ऑफिशियल गैजेट के नोटिफिकेशन में देने के बाद। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, जैसे कि सेंट्रल रजिस्टर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी, इंडियन यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल प्रैक्टिशनर, प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, रजिस्टर का मतलब क्या होता है, इन सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी कि आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम PCI कहते हैं और इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल काउंसिल, ठीक है, इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी लास्ट लेक्चर में। क्लियर? ये हम इसलिए बता रहे ताकि आपको पुराना जो है वो रिकॉल हो जाए। देखिए, सेक्शन 3 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल आता है कि आपका PCI किस सेक्शन के अंडर में बनाया गया, या फिर एग्जाम में पूछा जाए सेंट्रल काउंसिल किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर में आता है, तो आपका सेंट्रल काउंसिल आता है सेक्शन 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर में आपका सेंट्रल काउंसिल बनाया गया था। इसके अंदर इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल, जिसको PCI को एज अ बॉडी कॉर्पोरेट डील किया गया था, यानी कि PCI एक आपकी लीगल बॉडी की तरह काम करेगी। ये किसी के ऊपर केस भी कर सकती है, इसके ऊपर कोई केस कर सकता है, ये प्रॉपर्टी को खरीद भी सकती है, प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है, एक्वायर कर सकती है मूवेबल आइटम्स और नॉन मूवेबल आइटम। ये देखा था हमने सेक्शन 4 में। देन आपका देखा था सेक्शन 5 में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कैसे इनका इलेक्शन होता है, और 3 टाइप के जो इसके मेंबर थे, एक्स ऑफिशियो, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड। तो जो इलेक्टेड मेंबर हैं उन्हीं में से इलेक्टेड मेंबर क्या कर सकते हैं, अपना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुन सकते हैं। इलेक्शन करने का जो तरीका है ऑलरेडी फार्मेसी एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, उसी मैनर में क्या होंगे, आपके इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे। अगर इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट होता है और ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुँचता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन माना जाएगा। ये हमने इसमें देखा था। मोड ऑफ इलेक्शन एज पर द प्रिस्क्राइब मैनर गिवन इन द फार्मेसी एक्ट ऑफ 1948। इसके साथ साथ टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कैजुअल वैकेंसीज। टर्म और ऑफिस में देखा था कि हर एक व्यक्ति का, चाहे वो इलेक्टेड हो, नॉमिनेटेड हो और एक्स ऑफिसो, एज पर देयर वर्च्यू, यानी कि जो इस पोस्ट पे वो हैं उसके हिसाब से वो मेंबर्स बन जाते हैं। जैसे हमारे DGHS, CGI, DCGI जो आपकी डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, और इसके अलावा CDL के डायरेक्टर। टर्म और ऑफिस में बताया था कि पूरा इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 5 ईयर्स का रहेगा। साथ ही साथ
इनका जो ऑफिस ड्यूरेशन है नॉमिनेटेड का भी, इलेक्टेड का भी। और अगर बीच में जैसे कि यहाँ पर यूजीसी के द्वारा चुने गए कुछ टीचर्स रहेंगे जो फार्मेसी फील्ड को बिलोंग करने चाहिए, आइदर वो फार्माकोग्नोसी के होने चाहिए, केमिस्ट्री के होने चाहिए, या फिर फार्मेसी प्रैक्टिस के होने चाहिए, तो उनकी जो पोस्ट है उनके पर्टिकुलर पोस्ट की वजह से है। जैसे किसी कॉलेज में कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे है, वो आपका बन जाता है क्या, मेंबर इसका। लेकिन अगर वो उसकी पोस्ट चली गई तो ऑटोमेटिकली उसका जो पार्टिसिपेशन है, मेंबरशिप है आपके पीसीआई के अंडर, वो रिमूव कर दी जाएगी। लेकिन अब उसकी जगह पर क्या ड्यूरेशन बचा है, तो कैजुअल वैकेंसीज और उस पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। तो हमारी पीसीआई हर 5 साल के बाद रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है हर 5 साल के बाद। और पीसीआई का क्या है, ये हमेशा एज इट इज़ रहेगी, ठीक है, सक्सेसिव इसको बोलते हैं, ताकि अगर इसके मेंबर्स चेंज होते रहेंगे बट ये हमेशा पीसीआई की तरह ही एक्ट करेगी। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखा था स्टाफ रिम्यूनरेशन एंड अलाउंस। पीसीआई के ही अंदर आपका क्या होगा, जितना जल्दी हो सकेगा इनको एक सेक्रेटरी बनाना पड़ेगा, और वही सेक्रेटरी एज अ ट्रेजरर की तरह एक्ट करेगा, देन और रजिस्ट्रार की तरह भी एक्ट करेगा। वही आपका डिसाइड करेगा कि आपके जो इलेक्टेड मेंबर हैं, नॉमिनेटेड मेंबर हैं, उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, उनको अलाउंस कितना मिलना चाहिए, और उसका जो अप्रूवल है उसके सजेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन मैनेज कौन करेगा, आपका सेक्रेटरी, जो आपका एज अ रजिस्ट्रार भी काम करेगा और ट्रेजरर की तरह भी एक्ट करता है। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी भी बनाई जाती है आपके पीसीआई के अंदर। एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्टेड मेंबर्स और पीसीआई के जो मेंबर्स हैं उन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। इसमें आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लोग होंगे। साथ ही साथ इस एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम ये होता है कि फार्मेसी एक्ट को जो भी इसके अंडर में आ रहा है उसको इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट कराना, आइदर वो स्टेट में हो। मान लेते हैं फार्मेसी एक्ट ने क्या किया, कुछ एक नया रेगुलेशन पास किया, उसको एग्जीक्यूट कराने का काम किसका होगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी का। एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास में एक और पावर होती है कि अपनी सब एग्जीक्यूटिव कमेटी बना सकते हैं। ये लोगों को हायर कर सकते हैं फॉर रनिंग द स्मूथ कंडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर देयर, जो भी इनका फंक्शन रहेगा उसको स्मूथ रनिंग कराने के लिए ये सब कमेटीज़ बना सकते हैं, और सब कमेटीज़ में मेंबर्स भी हायर कर सकते हैं, जो आपका किस में आएगा, सेक्शन 9A अदर्स कमेटी के अंदर। जहाँ से हमें पढ़ना है वो है आपका एजुकेशन रेगुलेशन। जैसे कि आप बी फार्म कर रहे हैं, एम फार्म कर रहे हैं, डी फार्म कर रहे हैं, हमारे इंडिया में जितने भी फार्मेसी के कॉलेज हैं वो इसी एजुकेशन रेगुलेशन से चलेंगे। यानी कि पीसीआई विल डिसाइड कि आपको फार्मासिस्ट बनने के लिए कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन पीसीआई तय करेगा। जैसे कि हमारा सिलेबस कौन देखता है, पीसीआई देखता है। कितने नंबर ऑफ पासिंग मार्क्स हमको चाहिए, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होना चाहिए, पीसीआई देखता है। कितने आवर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए या हॉस्पिटल ट्रेनिंग चाहिए, वो भी आपका पीसीआई ही देखता है। तो एजुकेशन रेगुलेशन के अंदर हम पढ़ेंगे, जो कि आपका सेक्शन 10 के अंदर आती है। ये आप अच्छे से ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका एजुकेशन रेगुलेशन किस सेक्शन के अंदर हमें आती है, तो चैप्टर 2 के अंदर सेक्शन 10 के अंदर आती है आपकी एजुकेशन रेगुलेशन। एजुकेशन रेगुलेशन का मतलब है इसके अंदर वो सारा प्रोटोकॉल दिया होगा जिसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बिकम द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन द सेंट्रल काउंसिल और स्टेट काउंसिल। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन एजुकेशन रेगुलेशन टू द स्टेट, यानी कि स्टेट को जब एजुकेशन रेगुलेशन पास करी जाएगी तो 3 महीने का टाइम दिया जाएगा कि आप इसको वेरीफाई कर लो कि ये आपको अप्लाई करनी है। क्लियर है यहाँ तक। साथ ही साथ अप्रूव्ड कोर्स एंड स्टडी ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखिए, किसी भी स्टेट के अंदर या किसी भी यूनियन टेरिटरीज के अंदर अगर कोई फार्मेसी कॉलेज खोला जाता है तो उनको क्या करना पड़ता है, पहले एक एप्लीकेशन भेजनी पड़ती है किसके पास, पीसीआई के पास। देन पीसीआई क्या करेगा, अपने इंस्पेक्टर्स वगैरह जो इंस्पेक्शन करेंगे उस कॉलेज को जाके देखेंगे क्या उनके पास में सारी की सारी लैब्स प्रेजेंट हैं, क्लासरूम सफिशेंट अमाउंट मात्रा में अवेलेबल हैं, फैकल्टीज़ हैं वहाँ पर, इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, अपरेटस वगैरह हैं। देन आफ्टर क्या होगा, उस कॉलेज को अप्रूवल मिल जाएगा। और ये जो कॉलेज होंगे ये आपके यूजीसी से क्या होने चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए, यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए। उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूजीसी से क्या होनी चाहिए, अप्रूव्ड होनी चाहिए। देन आफ्टर अगर पीसीआई को लगता है कि इनके पास में वो सारी फैसिलिटीज़ प्रेजेंट हैं जो कि एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को या फार्मेसी कोर्स को चलाने के लिए ज़रूरी है, देन उनको अप्रूवल मिल जाता है। और टाइम टू टाइम क्या करता है पीसीआई, आपका जो भी कॉलेज हैं जो आपके फार्मेसी रिलेटेड कोर्सेज चला रहे हैं उनको क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है। जैसे आपने सुना होगा कि आपके कॉलेज में पीसीआई का इंस्पेक्शन हो रहा है, तो जो इंस्पेक्शन होता है तो वो वही सारी चीज़ें चेक करते हैं कि आपका मिनिमम जो आपका रिक्वायरमेंट है एज पर द पीसीआई टू स्मूथ कंडक्शन ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन इन द यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट और फार्मेसी कॉलेजेस, वो प्रॉपर होने चाहिए आपके पास। अगर नहीं हुए तो उनको टाइम दिया जाता है कि क्या आप इनको इम्प्रूव करिए, अदरवाइज आपके कॉलेज को डिसअप्रूव कर दिया
दिया जाएगा, तो वहाँ से क्या है विड्रॉल भी हो जाता है। अब यहाँ पर एक और प्रोविजन दिया गया है कि अगर कोई पर्सन वहाँ पे पढ़ रहा है ऑलरेडी और वो B.Pharm 3rd ईयर 4th ईयर में है, तो क्या उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो हटा दिया जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि उस टाइम पे जो पढ़ रहे बच्चे हैं उनको अप्रूवल मिल जाएगा, दे कैन बिकम द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आफ्टर क्वालिफाइंग देयर बैचलर डिग्री और डिप्लोमा डिग्री। क्लियर है तक। सेक्शन 14 कहता है क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड, यानी कि जो आपका क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरीज, अगर कोई पर्सन बाहर से फॉरेन कंट्रीज से अपना पढ़ाई करके आया तो इंडिया के अंदर क्या क्या प्रोविजंस होंगे उसको अप्रूवल के लिए। साथ ही साथ मोड ऑफ डिक्लेरेशन में क्या है, जो भी कॉलेज हैं अप्रूवल उनके बारे में बताया जाएगा। अब ये जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है 15A। यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि सारे सेक्शन आप पढ़ने जाएंगे तो सारे सेक्शन याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे कि यहाँ पर आपका सेक्शन 10A काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप एजुकेशन रेगुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन 3 और कहा जाए सेक्शन 4 वगैरह PCI से रिलेटेड है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेक्शन 15A जहां पर आपका सेंट्रल रजिस्टर क्या होता है उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया गया है, तो सेंट्रल रजिस्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन इन द सेंट्रल रजिस्टर, कैसे आपका नाम सेंट्रल रजिस्टर में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। फिर इंस्पेक्शन हो गया, इंफॉर्मेशन एंड फर्निश्ड हो गया, अकाउंट एंड ऑडिट हो गया, और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका सेक्शन 18 जिसके अंदर पावर टू मेक रेगुलेशंस, यानी कि PCI के पास में ये पावर होती है कि वो एजुकेशन रिलेटेड रेगुलेशन बना सके। जैसे कि इसका एग्जांपल सबसे बड़ा है कि अभी आपने PCI का जो सिलेबस है वो चेंज किया है, अभी वाला जो बैच आएगा उसको क्या पढ़ना पड़ेगा, नया सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या है, सेंट्रल काउंसिल के पास में ये पावर होती है कि वो एजुकेशन रेगुलेशन के अंदर चेंजेस कर सके, और ये चेंजेस क्या होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएंगे ताकि वो इनको वेरीफाई कर सके। देन सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं। और अलॉन्ग विद द सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है कि वो PCI के अंदर चेंजेस कर सके। क्लियर है यहाँ तक। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 में आपके सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 18 तक सारे सेक्शंस दिए गए हैं। चलो अब एक एक करके हम देख लेते हैं। आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में तो हमने बता ही दिया कि कौन से ये बनती है, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग बनती है। 3 टाइप के इसके मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो में हमारे DGHS आ जाते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर जनरल ऑफ कहा जाए तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का डायरेक्टर आ जाते हैं, और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया आ जाते हैं। ये एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब होता है कि इनकी जो पोस्ट है उस बर्चू वाली पोस्ट की वजह से ये ऑटोमेटिकली क्या PCI के मेंबर रहेंगे। फिर उसके बाद में आ जाते हैं आपके इलेक्टेड मेंबर। तो 6 मेंबर ऐसे रहेंगे जिनको UGC डिसाइड करेगा, और उनमें से हर कोई एक जो मेंबर है वो टीचर होना चाहिए किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ का, जिसको PCI UGC ने क्या कर रखा है, अप्रूव कर रखा है। और वो किस फील्ड का होना चाहिए, आइदर वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का हो, कोलॉजी का हो, कोग्नोसी, या फिर टीचिंग स्टाफ हो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। साथ ही साथ एक मेंबर कहाँ से रहेगा आपका, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सेंट्रल लेवल पर है, तो एक मेंबर कहाँ से रहेगा आपका, मेडिकल काउंसिल MCI से रहेगा। साथ ही साथ इलेक्टेड मेंबर में 1 मेंबर आपका ईच स्टेट से रहेगा जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, और उसको कौन इलेक्ट करेगा, वो आपकी स्टेट काउंसिल इलेक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग तरीके से देखिए, इलेक्टेड में सेंट्रल काउंसिल से स्टेट काउंसिल से क्या होंगे, एक एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को इलेक्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, हर एक स्टेट से एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, नॉमिनेट करेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपके 6 मेंबर होने चाहिए नॉमिनेटेड में, नॉमिनेटेड से जिनको जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और इनमें से 4 लोग ऐसे होने चाहिए जिनके पास में फार्मेसी रिलेटेड डिग्री या डिप्लोमा हो। ज़रूरी नहीं है कि जो बाकी 2 लोग हैं उनके पास ना हो सकता है 6 भी लोग ऐसे हो जिनके पास में डिग्री एंड डिप्लोमा हो फार्मेसी से रिलेटेड। इसके साथ साथ 2 रिप्रेजेंटेटिव आपके रहेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा UGC का और एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा आपका AICTE का। ठीक है, तो ये मेंबर्स आपके PCI को क्या करते हैं, कंपोजिशन है आपके PCI का। यहाँ पर फिक्स नहीं है क्योंकि आपके स्टेट से अलग अलग टोटल स्टेट्स है, उनका एक एक ईच नॉमिनेटेड मेंबर होगा स्टेट गवर्नमेंट का, एंड स्टेट काउंसिल का एक क्या होगा, इलेक्टेड एक एक मेंबर होगा हर एक एक स्टेट से। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे कि आपका जो PCI है उसके अंदर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन होंगे। देखिए यहाँ पर जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो आपके जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं
उन्हीं में से चूज़ किए जाएंगे। इलेक्शन का प्रोसीजर ऑलरेडी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बेसिस पर हम देखें और पीसीआई एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो दिया गया है। यहाँ पर द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ लॉन्ग टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 साल का उनका कार्यकाल रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। सेंट्रल काउंसिल बट सब्जेक्ट टू हिज बीइंग मेंबर ऑफ द सेंट्रल काउंसिल शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। अब यहाँ पर ये प्रोटोकॉल आपको सब में देखने के लिए मिलेगा, जैसे ही हमने ड्रग इंस्पेक्टर के ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी देखा था कि जितने भी मेंबर आपके पीसीआई में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे दे आर एलिजिबल टू फॉर द री इलेक्शन, वो री इलेक्ट करा सकते हैं। सिमिलरली नॉमिनेटेड मेंबर जितने भी हैं दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द री नॉमिनेशन। अब यहाँ पर एक क्या दिया गया है, प्रोविजन दिया गया है, दैट इज टर्म ऑफ ऑफिस इज मेंबर ऑफ द सेंट्रल काउंसिल एक्सपायर बिफोर द एक्सपायरी द फुल term of which he is elected as a president or vice president, he shall, if the re-elected or re-nominated as a member of the central council, continue to hold office as a president or vice president। यानी कि जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का मेंबर रहेगा, जितना टाइम का उसका पीरियड है उस टाइम तक उसको एज अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की तरह रहना पड़ेगा सेंट्रल काउंसिल के अंदर। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में हमने बता दिया आपको, एक्स ऑफिशियो मेंबर जो आपके रहेंगे, इसके अंदर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। इलेक्शन आपका प्रिस्क्राइब मैनर में ही होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल डिसीजन माना जाएगा। अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन देखने को मिलता है, मान लेते हैं इलेक्शन में कुछ फ्रॉड हुआ है या फिर इलेक्शन के जो मेंबर हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है रिजल्ट के हिसाब से, उनको लगता है कोई और होना चाहिए, देन सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करेगी और उसका डिसीजन ही फाइनल माना जाएगा कि हु विल बी द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर एक चीज़ और थी कि आपकी जो पीसीआई है वो एक्ट करेगी एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि एक लीगल पर्सन बन जाएगा जो कि होल्ड कर सकता है, खरीद सकता है कोई भी प्रॉपर्टी, नॉन मूवेबल और मूवेबल। जैसे नॉन मूवेबल में क्या होगा, लैंड हो गया वगैरह वगैरह, या फिर कुछ बिल्डिंग्स वगैरह हो गई। मूवेबल आइटम्स में से कंप्यूटर हो गए, ऑफिस चेयर्स हो गई, यानी कि ऐसा आइटम्स जो मूव कर सकता है। इसके साथ साथ में इसके ऊपर कोई ये पीसीआई किसी के ऊपर केस कर सकती है शू, और इसके बाद बी शूट का मतलब है कि पीसीआई के ऊपर भी अगर कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है तो वो भी क्या कर सकता है, पीसीआई के ऊपर केस कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक। नॉमिनेटेड मेंबर में क्या है, एनी नॉमिनेटेड मेंबर और इलेक्टेड मेंबर सेल बी होल्ड ऑफिस फॉर 5 years। सिंपल सी बात है। अ नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर कैन रिजाइन बाय राइटिंग। अगर वो चाहता है कि मैं पीसीआई का मेंबर नहीं रहना चाहता, नो मोर, तो वो एक सिंपल सी क्या करे, रिजाइन राइटिंग में दे सकता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट के बाद में वो अपने यहाँ रिजाइन कर सकता है। अ नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर shall be deemed to have vacant seat for his remain absent without sufficient reason for 3 consecutive meetings। जरूरी नहीं है कि आप रिज़ाइन ही दें। अगर आपने लगातार 3 मीटिंग पीसीआई की क्या कर दी, मिस कर दी, देन यू विल भी आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप रिज़ाइन दे सकते हैं और आपको निकाल दिया जाएगा वहाँ से पीसीआई एज अ मेंबर ऑफ पीसीआई। क्लियर है यहाँ तक। मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वगैरह इन केस ऑफ ये और नॉर्म्स हैं वो आप देख लीजिएगा। टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपका 5 साल का रहेगा, बट जितने भी आपके नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर हैं वो एलिजिबल है फॉर री नॉमिनेशन एंड इलेक्शन। अब यहाँ पर क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात ये है, द काउंसिल सेल अपॉइंट आ रजिस्ट्रार, यानी कि पीसीआई जो है या सेंट्रल काउंसिल जो है वो आपका एक क्या करेगी, रजिस्ट्रार क्या करेगी, बनाएगी। वही रजिस्ट्रार आपका एक्ट करेगा एज अ सेक्रेटरी, एंड यही सेक्रेटरी ऑल्सो एक्ट कर सकता है एज अ ट्रेजरर, यानी कि जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं, उनका कितना अमाउंट उनको सैलरी दी जानी है, उनको क्या क्या अलाउंस मिलेंगे, ही विल डिसाइड बाय द रजिस्ट्रार और ट्रेजरर ऑफ द पीसीआई काउंसिल। और पीसीआई ही आपका डिसाइड करती है कौन आपका रजिस्ट्रार रहेगा। द काउंसिल में टेक नेसेसरी सिक्योरिटी फॉर द registrar or any other officer servant for due performance or duties. The central council is empowered to fix with the prior sanction of central government remuneration and allowance कितना उनको मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप कोई भी क्लॉज या प्रोविज़न दे रहे हैं। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक रजिस्ट्रार और सेक्रेटरी बनाएंगे ऑफिस सर्वेंट्स के लिए, रिनमरेशन एंड अलाउंस, पे अलाउंस एंड कंडीशन सर्विस ऑफिस सर्वेंट्स के द्वारा दी जाएंगी जो काउंसिल डिसाइड करेगी। अब एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में मैंने बताया था कि आपका जो सेंट्रल काउंसिल है सेल एज सुन एज पॉसिबल में कॉन्स्टिट्यूट अ एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव क्यों कमेटी बनानी जरूरी है, और इसमें क्या रहेगा, प्रेसिडेंट हु इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, एंड वाइस प्रेसिडेंट जो रहेगा वो एक्स ऑफिशियो, एंड 5 अदर मेंबर इलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा मैंने आपको बताया था। अब देखिए, जो आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी रहेगी उसमें से जो इलेक्टेड आपके प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट तो आपका चेयरमैन रहेगा इस एग्जीक्यूटिव कमेटी का, साथ ही साथ
वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्स ऑफिसर मेंबर की तरह काम करेगा, और इसमें 5 लोग और होंगे जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड करे जाएंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम ये होता है कि फार्मेसी एक्ट को इंडिया के अंदर फुल्ली तरीके से क्या कराना, इंप्लीमेंट कराना। अगर फार्मेसी एक्ट कोई भी पॉलिसी लॉन्च करता है, कोई रेगुलेशन लॉन्च करता है, तो उसको इंडिया के अंदर वो ठीक से इंप्लीमेंट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, स्टेट के साथ में कोई कोऑर्डिनेशन करना है, तो यही एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या करती है, अपना सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी शैल बी होल्ड ऑफिस एज सच अंटिल द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, यानी कि 5 साल का उनका जो ऑफिस का टाइम है, उसी टाइम पीरियड तक अपना ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, जितना पीसीआई का एक कॉन्स्टिट्यूशन का टाइम रहता है 5 साल का। As a member of Central Council, but subject to his being a member of the Central Council, he shall eligible for re-election. He is eligible, अगर उसका टर्म एक्सपायर हो जाता है तो उसको री-इलेक्ट कर लिया जाएगा अगर टर्म बची रह रही है उस टाइम पे। In addition to the power to duties conference imposed by this act, executive committee shall exercise and discharge such power to duties as may prescribe. अब executive committee को क्या है, जो पावर्स दी गई है, कैसे उनको काम करना है, वो ऑलरेडी एक्ट में मेंशन है, देन उसी तरीके से क्या करेगी एग्जीक्यूटिव कमेटी काम करेगी। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो है आपका सेक्शन 10। यहीं से आप समझ लीजिए पूरे इंडिया के अंदर जो भी एजुकेशन आप पढ़ते हैं, आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इधर फार्माकोग्नोसी आपको पढ़नी है, इकोलॉजी आपको पढ़नी है, मिनिमम एजुकेशन रेगुलेशन या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको कितनी चाहिए टू बीइंग अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। इट इज़ डिसाइडेड बाय द पीसीआई, और इसको हम कहते हैं एजुकेशन रेगुलेशन। अब एजुकेशन रेगुलेशन बनाई जाती है अंडर द सेक्शन 10। अब इसका मतलब ये है, और फार्मेसी एक्ट 1948 empowers the Pharmacy Council of India यानी कि PCI to frame a education regulation prescribing minimum, ये लाइन आप हमेशा याद रखना, मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड फॉर द फार्मासिस्ट। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया के अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस नहीं थी, कोई भी स्टैंडर्ड्स नहीं थे कि आप फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको कितना पढ़ना है, कितने दिन की ट्रेनिंग करनी है। तो सेक्शन 10 के अंदर पीसीआई की जिम्मेदारी है कि वो क्या बनाए, मिनिमम स्टैंडर्ड एजुकेशन के बनाए, जिनको पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति वो अपना डिग्री या डिप्लोमा होल्ड करे, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकता है। अब पहली एजुकेशन रेगुलेशन कब आई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पहली एजुकेशन रेगुलेशन है, पहले तो आपको पता है फार्मेसी एक्ट आपका 1948 में आया, देन आपकी फर्स्ट एजुकेशन रिलीज करी गई थी 1953 को, जिसको हम फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन बोलते हैं। फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन इशू अंडर द फार्मेसी एक्ट, ठीक है, 1953 को। देन आपकी सेकेंड एजुकेशन रेगुलेशन रिलीज करी गई थी 1972 के अंदर, रिप्लेस बाय द जो आपकी पहली रेगुलेशन थी, सेकेंड रेगुलेशन। आप ईयर याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम माने आपसे 1981 में एजुकेशन रेगुलेशन, तीसरी वाली एजुकेशन रेगुलेशन रिलीज करी गई थी, जिसने आपके 1972 वाली को रिप्लेस कर दिया था। देन उसके बाद में 10 साल के बाद फिर आपकी रिलीज करी गई थी 1991 में एजुकेशन रेगुलेशन, जो कि आपकी एम्प्लाई हुई थी, इफेक्ट में देखने को मिली थी 1992 से। रिप्लेस द एजुकेशन रेगुलेशन 81 वाली इसने रिप्लेस कर दी थी, एंड रिमेन द प्रिंसिपल रेगुलेशन फॉर डी फार्म फॉर मैनी ईयर्स। अब मान के चलिए कि जो आपकी 81 में डिप्लोमा की क्या होनी चाहिए पढ़ाई, उसकी रेगुलेशन फिक्स थी। तो 91 वाली ने क्या किया, रिप्लेस तो कर दिया, बट जो उसकी प्रिंसिपल रेगुलेशन थी फॉर बिकमिंग द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बाय कंप्लीटिंग द डिप्लोमा डिग्री, डिप्लोमा फील्ड, तो आपकी फोर्थ रेगुलेशन इसको नेशनल उसमें गैजेट में क्या कर दिया, नोटिफाई कर दिया गया 1992 में। अभी हम जो देख रहे हैं हमारी वो एजुकेशन है आपकी 2022 वाली, जिसमें एजुकेशन रेगुलेशन 2020 देखी जाती है, जो करंट एजुकेशन रेगुलेशन है फॉर डी फार्म लेटेस्ट। और अभी आप देख रहे हैं जो हमारे बी फार्म का सिलेबस चेंज हुआ है, वो भी इसी रेगुलेशन के अंडर हमें देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक। जैसे कि आपको बताया, अगर आप डायरेक्टली फार्मेसी एक्ट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर फार्मेसी एक्ट को यही बताया गया है कि पीसीआई मिनिमम स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशंस बनाए फार्मासिस्ट बनने के लिए, और ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसको अप्रूवल देती है, और बोला जाता है इसको स्टैंडर्ड रेगुलेशन। दिस रेगुलेशन प्रिस्क्राइब द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अब इसमें क्या है, बहुत सारी रेगुलेशन आपका देखा 53 में आया, फिर कुछ अपडेट हुए 76 में, फिर आपका 81 में आया, 91 में आया 10 साल के बाद। इसके अलावा बीच बीच में अमेंडमेंट होते रहे, मान लेते हैं कुछ चेंज करना है, सिलेबस का कुछ पैटर्न चेंज करना है, नाम चेंज करना है, एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज करना है, कितने घंटे की आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, वो सब चेंज करना है। तो इसमें क्या अमेंडमेंट आते हैं, जैसे 96 में आया, 99 में आया, जो कि आपका रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ। इसके साथ में रेगुलेशन ऑफ कर्विंग द मेनेस ऑफ रैगिंग ऑफ फार्मेसी कॉलेज के अंदर 2012 में देखने को मिला कि रैगिंग से रिलेटेड आप क्या अपडेट कर सकते हैं फार्मेसी के अंदर, 2012 में हमें देखने को मिलता है। फिर फार्म डी के अमेंडमेंट आए आपके 2014
2014 में, ठीक है। तो इस तरह की रेगुलेशंस आपको देखने को मिलती हैं। अब आता है मेन चीज़ कि एजुकेशन रेगुलेशन के अंदर जो आपका नेक्स्ट सेक्शन देखने को हमें मिलता है, उसके अंदर है विड्रॉल ऑफ अप्रूवल या अप्रूवल ऑफ अदर क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पहली बात है कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी अपना फार्मेसी का सब्जेक्ट चलाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पीसीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब इसी अप्रूवल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पीसीआई के लिए एक एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी और वो क्या करेंगे, फिर आपके कॉलेज को चेक करेंगे और मिनिमम क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्या होगा, आपके कॉलेज को अप्रूवल मिल जाएगा। इसीलिए हम पता करते हैं ना कि ये वाला कॉलेज पीसीआई अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप वहाँ से पढ़ लेंगे, लेकिन आपको रजिस्टर्ड डिग्री नहीं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस कॉलेज को पीसीआई ने अप्रूव नहीं किया है। अब यहाँ पर क्या है, विड्रॉल ऑफ अप्रूवल। द एग्जीक्यूटिव कमेटी रिपोर्ट्स दैट एन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी और अनअप्रूव्ड एग्जामिनेशन नो लॉन्गर to be the conformity with education regulation, the central council give the notice authority to concern intervene withdrawal of approval। पहले तो अप्रूवल होगा, अगर आपका इंस्पेक्ट करती है पीसीआई तो पीसीआई के बाद में सेंट्रल काउंसिल जो है एक नोटिस देगी उस इंस्टीट्यूट को कि जो जो स्टेटमेंट या जो जो चीज़ें करने के लिए आपको बोली हैं, आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है, आप उनको फिक्स करिए, अदरवाइज आपका कॉलेज जो है वो डिसअप्रूव कर दिया जाएगा। आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्रेजेंटेशन विच मे बी रिसीव बाय द अथॉरिटी, और अगर वो करते हैं तो डीम टू बी अप्रूव्ड ओनली रहेगा व्हेन कंप्लीट और पास बिफोर द स्पेसिफिक डेट अगर आपने कर दिया। अप्रूवल ऑफ अदर क्वालिफिकेशन, सेंट्रल काउंसिल में अप्रूव एनी अदर क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी एंड आउटसाइड ऑफ द इंडिया टू बी एन अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन फॉर पर्पस ऑफ क्वालिफाइंग रजिस्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं आपने क्या किया, फार्मेसी की डिग्री इंडिया से नहीं की है, और इंडिया से अगर आपने नहीं किया है और आप क्या चाहते हैं, अब इंडिया मूव कर रहे हैं और आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं इंडिया के अंदर, यानी कि आपने बाहर से क्या कर लिया, फार्मेसी की कोई भी डिग्री कर ली, जिससे आप क्या बन गए, वहाँ के फार्मासिस्ट बन गए। अब आपने क्या किया, आप इंडिया के नागरिक हैं, आप इंडिया में आते हैं और आप क्या चाहते हैं कि हम इंडिया के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएं, तो आप क्या करेंगे, पहली बात ये डिसीजन लिया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आप एप्लीकेशन देंगे और इसमें कुछ क्लॉज रहते हैं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो पहला ये रहेगा कि आप वहाँ पर जिस भी कंट्री से आपने फार्मेसी की डिग्री प्राप्त की है उस कंट्री के अंदर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। उसी का सर्टिफिकेट आप इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से देंगे, वो आपके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेंगे, एप्लीकेशन को देखेंगे, क्वालिफिकेशन को देखेंगे, वहाँ की स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, उनको वेरीफाई करने के बाद में आपके एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, इट मे ऑल्सो डिक्लेयर दैट एनी टाइम दैट सच क्वालिफिकेशन शैल बी डीम्ड एडिशन to be approved only when the granted before after the specific date and provided that the state or country which qualification is granted permit citizen of India enter practice the profession of pharmacy, thus foreign qualification are approved as a reciprocal basis। यानी कि अगर आप वहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, रेसिप्रोकल बेसिस का मतलब ये है कि अगर आप इंडिया के अंदर फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं देन यू हैव टू बी द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एट दैट पर्टिकुलर कंट्री। रेसिप्रोकल चलता है, यानी कि यहाँ भी और वहाँ भी। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन रेगुलेशन को। आप समझ गए एजुकेशन रेगुलेशन होती क्या है, मिनिमम स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके सब्जेक्ट कितने रहेंगे, आपको कितने घंटे की ट्रेनिंग चाहिए होती है। मिनिमम आपको 500 आवर्स की ट्रेनिंग और कहा जाए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ में होनी चाहिए। 250 आवर्स तो आपकी मिनिमम है हॉस्पिटल ट्रेनिंग के साथ साथ में। देन आफ्टर आप क्या बन सकते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा पहले मेंशन था 150 आवर्स की आपकी क्या होनी चाहिए, कंपाउंडिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जब कंपाउंडिंग का काम बहुत ज़्यादा चलता था। अभी ये स्टिल एप्लीकेबल नहीं है, बट मिनिमम आपके 250 घंटे की आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए टू बिकम अ रजिस्टर फार्मासिस्ट। अब जब आप देखते हैं ना कि अभी आपने हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग की है, आप हॉस्पिटल सर्टिफिकेट जमा करते हैं, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जमा करते हैं और आपके कॉलेज से पूछा जाता है कि किस बच्चों ने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को क्या किया है, हॉस्पिटल की ट्रेनिंग की है या नहीं की है। तो अगर आप नहीं करेंगे तो आप जब रजिस्टर करेंगे, जब अभी हम देखेंगे फर्स्ट रजिस्टर वाले में, तब आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल रजिस्टर क्या होता है। ये आपका सेक्शन 15A के अंडर में हमें देखने को मिलता है। द सेंट्रल काउंसिल shall cause to be maintained by the prescribed manner as a register of pharmacists to be known as a central register being enter the time being enter in the register of the state। आपको सिंपल मैनर में बताऊं, अंडर द सेक्शन 15A
आपकी सेंट्रल काउंसिल जो है एक रजिस्टर मेंटेन करती है जिसको हम सेंट्रल रजिस्टर बोलते हैं। इस सेंट्रल रजिस्टर के अंदर इंडिया के अंदर जितने भी रजिस्टर फार्मासिस्ट हैं उनका नाम होगा। अब ये नाम उन्हें मिलता कहाँ से है, तो स्टेट के अंदर बनता है आपका फर्स्ट रजिस्टर, ट्राइब्यूनल कम्युनिटी बनाई जाती है, वो आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करती हैं, वही बताती हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कितनी फ़ीस रहेगी। देन आफ्टर एग्जामिन ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ का जो रजिस्ट्रार होता है वो आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देता है। उसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बाद में ट्राइब्यूनल कम्युनिटी जो होती है उसको क्या करना पड़ता है, स्टेट के अंदर जितने भी रजिस्टर फार्मासिस्ट हैं उनका डेटा मेंटेन करना होता है। वही फर्स्ट रजिस्टर भेजा जाता है आपका सेंट्रल काउंसिल के अंदर यानी कि पीसीआई के अंदर। पीसीआई के अंदर अलग से एक कमेटीज़ बनाई जाती है और यहाँ पर क्या है, ईच स्टेट ऑफ काउंसिल सेल सप्लाई द सेंट्रल काउंसिल 5 कॉपीज ऑफ द रजिस्टर ऑफ द स्टेट एज सून एज आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। 1 अप्रैल से पहले आपको क्या करना पड़ता है, ईच ईयर जितने भी स्टेट हैं उनको क्या करना पड़ेगा, 5 कॉपी भेजनी पड़ेगी आपके सेंट्रल काउंसिल के पास में। एंड द रजिस्ट्रार ऑफ ईच स्टेट ऑफ काउंसिल सेल इन्फॉर्म द सेंट्रल काउंसिल विदाउट डिले ऑल एडिशन टू एंड अदर अमेंडमेंट इन द रजिस्टर स्टेट मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको कोई भी अगर आपने अमेंडमेंट्स किए हैं, कोई चेंजेस किए हैं, तो वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रार होगा वो सेंट्रल काउंसिल को इन्फॉर्म करे। देन आपका आता है, it shall be the duty of the registrar of the central council to keep central register in the accordance with the order made by the central council from time to time, receive central register and publish as a gazette of India। अब देखिए आपका जो सेंट्रल रजिस्टर होता है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। सेंट्रल काउंसिल क्या करती है, जैसे मैंने आपको बताया, एज सून एज पॉसिबल एक रजिस्ट्रार को क्या करेगी, अपॉइंट करेगी और वही रजिस्ट्रार आपका एक्ट करेगा एज अ सेक्रेटरी। अब उस रजिस्ट्रार की ये जिम्मेदारी होती है कि स्टेट से जितने भी एप्लीकेशन या फिर फर्स्ट रजिस्टर की कॉपीज़ आ रही हैं उनमें से हर एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना और अपना नेशनल काउंसिल का या सेंट्रल काउंसिल का एक रजिस्टर बनाना, जिसको हम सेंट्रल रजिस्टर बोल रहे हैं। अगर जैसे कि आप चेक करना चाहें, अभी आपका अगर 6-7 महीने से ज़्यादा हो गया होगा, अगर आपके रजिस्ट्रेशन को जो आपने कराया था, तो आप अभी गवर्नमेंट पीसीआई गवर्नमेंट में जाना और वहाँ से सेंट्रल रजिस्टर को डाउनलोड करना और अपना जो सेंट्रल रजिस्टर में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर मिला होगा उसको डाल कर चेक करना, आपका नाम वहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। ये कौन मैनेज करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रार है उसका काम है प्रॉपर अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम उसके अंदर एंट्री करना। और स्टेट गवर्नमेंट को ये हिदायत दी जाती है कि 1 अप्रैल से पहले आप 5 कॉपी आपके स्टेट में जितने भी रजिस्टर फार्मासिस्ट बने हैं उनकी भेज दो, ताकि टाइम टू टाइम इस डॉक्यूमेंट को क्या किया जा सके, अपडेट किया जा सके। और सेंट्रल काउंसिल इसको क्या करती है, पब्लिक कर देती है, क्योंकि ये एक आपकी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम बात करें नेक्स्ट, द सेंट्रल रजिस्टर सेल बी डीम टू बी पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन मीनिंग ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है किसके अकॉर्डिंग, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है आपका, प्रूव दैट बाय द प्रोडक्शन ऑफ द कॉपी ऑफ रजिस्टर पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया। तो इंडियन गैजेट जो आता है उस नोटिफिकेशन में इसको पब्लिश करना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे सेंट्रल रजिस्टर क्या है। यहाँ पर खत्म होता है आपका चैप्टर 2। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको समझना है वो है चैप्टर 3, वो है आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल अभी तक आपने देखा तो उसको हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे सेंट्रल काउंसिल। तो कभी कंफ्यूज मत होना, सेंट्रल काउंसिल और पीसीआई एक ही चीज़ है। नेशनल लेवल पर आपकी सेंट्रल काउंसिल होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्लियर है। इसी के अंदर हमने देखा अपना एजुकेशन रेगुलेशन का अलग अलग चीज़ें देखी और सेंट्रल रजिस्टर 15A के अंदर आता है। अभी हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर 3 पर, जिसके अंदर आपका आता है कौन सा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। यानी कि हर स्टेट के अंदर एक फार्मेसी काउंसिल बनाई गई है जिसके बेसिस पर वो स्टेट के लेवल पर जितने भी फार्मासिस्ट हैं उनका रेगुलेशन कर सके। जैसे कि अगर हम यूपी की बात करें तो लखनऊ में आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है जो यूपी के सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखती है। अब इसके अंदर क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ स्टेट काउंसिल। क्लियर है यहाँ तक। अब ये किस सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 19 के अंदर में आपकी स्टेट काउंसिल बनाई जाती है। क्लियर है यहाँ तक। कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द सेक्शन 19 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। देन आपका इंटर स्टेट एग्रीमेंट होता है, यानी कि अगर कोई 2 स्टेट आपस में एग्रीमेंट करती हैं कि देन वी हैव टू क्रिएट अ वन स्टेट फार्मेसी काउंसिल दैट कॉल एज अ जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल आफ्टर द एग्रीमेंट। तो उन दोनों स्टेट की एक ही जैसे क्या रहेगी, जॉइंट स्टेट काउंसिल रहेगी। जैसे अगर आप देखें तो चंडीगढ़ और पंजाब की क्या है, एक ही सेंट्रल काउंसिल है। और इसके साथ साथ एक सेकेंड, गुजरात और
दादर नगर हवेली दमन एंड दीव की एक आपकी जॉइंट स्टेट काउंसिल है। तो इंडिया के अंदर कई सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आपको ऑथेंटिक डेटा एक बार देख के बता दूंगा। अभी आप याद रख सकते हैं चंडीगढ़ और पंजाब की आपकी एक ही स्टेट काउंसिल है, साथ ही साथ आपके गुजरात और दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली है, उनकी आपकी एक जॉइंट स्टेट काउंसिल आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ कंपोजिशन ऑफ जॉइंट स्टेट काउंसिल के अंदर कितने मेंबर होने चाहिए उनके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ इनकॉर्पोरेशन में वही सेम चीज़ रहेगी कि स्टेट काउंसिल विल ऑल्सो एक्ट एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट आप जानते हैं लीगल पर्सन बन जाता है, एक कोई भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन वो क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है प्रॉपर्टी, मूवेबल नॉन मूवेबल प्रॉपर्टीज। साथ ही साथ स्टेट और जॉइंट स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन कैसे होता है वो सब भी हम देखेंगे, क्योंकि ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। साथ ही साथ मोड ऑफ इलेक्शन सेम आपका इलेक्शन मैनर में होगा जो ऑलरेडी एक्ट में बताया गया। टर्म ऑफ ऑफिस आपका वही 5 साल का ही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। स्टाम्प रेम्युनरेशन के लिए एंड अलाउंस के लिए आपका रजिस्टर बनाया जाएगा, वो एक्ट करेगा एज ए ट्रेजरर। इंस्पेक्शन के लिए एंड देन एग्जीक्यूटिव कमेटी भी रहेगी स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया की, जो क्या करेगी, स्टेट की सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाएगी। लास्ट में इन्फॉर्मेशन टू बी फंडेड, जो भी चीज़ें रहेंगी उस हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, अलग अलग पढ़ने से अच्छा है क्यों ना हम इन सब चीज़ों को एक साथ में पढ़ें कि आपका जो स्टेट काउंसिल है और जॉइंट स्टेट काउंसिल है, इनके अंदर बहुत खास डिफरेंस नहीं होता है। 3 तरह के मेंबर भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। पहले रहेंगे आपके इलेक्टेड मेंबर, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या है, स्टेट काउंसिल में क्या होंगे, 6 रजिस्टर फार्मासिस्ट इलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्फ, यानी कि जो आपके स्टेट के अंदर फार्मासिस्ट होंगे उनमें इलेक्शन होगा और उनमें से क्या है 6 लोग स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर इलेक्ट किए जाएंगे। 1 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्फ बाय द मेंबर ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट। याद रखिएगा यहाँ पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं है, मेडिकल काउंसिल स्टेट के लिए अलग बनाया है, तो उनका एक मेंबर रहेगा। तो यहाँ पर आपके 6-1 का रहेगा, 6 मेंबर रजिस्टर फार्मासिस्ट रहेंगे जो कि इलेक्ट किए जाएंगे स्टेट के द्वारा, ठीक है। और उसके साथ में 1 मेंबर आपका किसका रहेगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का। इसमें से आपके 5 मेंबर्स ऑफ द होम एटलीस्ट 3 सेल पोजेस अ डिग्री और डिप्लोमा इन द फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री टू बी और बी रजिस्टर फार्मासिस्ट नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब हम नॉमिनेटेड मेंबर की बात कर लेते हैं। तो 5 मेंबर क्या होंगे, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, नॉमिनेट करेगी, जिनमें से 3 मेंबर ऐसे होने चाहिए जिनके पास डिग्री एंड डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी फील्ड्स के अंदर में। साथ ही साथ एक्स ऑफिशियल मेंबर की अगर हम बात करें स्टेट की, तो एक आपका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर जो आपका कौन रहता है, CMO वगैरह रहते हैं, वो रहेगा, ठीक है। दूसरा आपका रहेगा ऑफिस इंचार्ज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, यानी कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का ऑफिस इंचार्ज होगा वो मेंबर होगा आपका एक्स ऑफिसो। एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एज द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट ऑन इस भी आप। अब देखिए 6-1, 5 और ये आपके 3 मेंबर रहेंगे जो क्या है एक्स ऑफिसर की तरह काम करेंगे। 6 मेंबर ऐसे होंगे जो रजिस्टर फार्मासिस्ट होंगे, इलेक्ट करे जाएंगे अमंग द सेल्फ जो आपके रजिस्टर फार्मासिस्ट हैं। 1 मेंबर स्टेट मेडिकल काउंसिल से रहेगा। 5 मेंबर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड करे जाएंगे, जिनमें से 3 मेंबर ऐसे होने चाहिए जिनके पास क्या होना चाहिए, फार्मेसी रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ CMO रहेगा आपका एज अ मेन एक्स ऑफिसर मेंबर। फिर आपका ऑफिस इंचार्ज रहेगा जो कि आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का रहेगा। और लास्ट में आपका 1 मेंबर रहेगा एक्स ऑफिस जो कि गवर्नमेंट एनालिस्ट होगा, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल स्टेट काउंसिल क्या कर सकती है, डिसाइड कर सकती है। ये तो आपके रहेंगे स्टेट काउंसिल के अंदर। अब अगर हम जॉइंट स्टेट काउंसिल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 2 स्टेट हैं। अब 2 स्टेट में क्या होगा, सेम चीज़ें चलेंगी लेकिन 2 स्टेट के मेंबर्स डिसाइड करने हैं। तो लगभग 3 से 5 रजिस्टर फार्मासिस्ट ईच स्टेट के होने चाहिए। अब मान लेते हैं किसी के 3 हो गए, उनके 4 हो गए, इस तरीके से आपस में एग्रीमेंट जो आपने देखा था 20 के अंदर, सेक्शन 20 के अंदर पहले स्टेट आपस में एग्रीमेंट करेंगी, देन आपकी जॉइंट स्टेट काउंसिल बनाई जाएगी। अब इस जॉइंट काउंसिल के अंदर में 3 से 5 ईच स्टेट का है, यानी कि 2 स्टेट हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी स्टेट हो सकती हैं जो क्या बना रही है, एक आपकी एक जॉइंट स्टेट काउंसिल बना रही हैं। उसी के अंदर 3 से 5 के आसपास में आपके क्या होना चाहिए, रजिस्टर फार्मासिस्ट होने चाहिए जो इलेक्ट किए जाएंगे देमसेल्फ। हाउ एवर इट एग्रीड द नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड बाई ईच ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्टेट में भी, बट जो कितने होने चाहिए, विद इन 3 to 5, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब इनके एग्रीमेंट पर ही है। यहाँ पर क्या एक हर स्टेट का कौन होगा, एक मेंबर होगा इलेक्टेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ द स्टेट फ्रॉम अमॉन्ग इट्स मेंबर। क्लियर है यहाँ तक। अब नॉमिनेटेड की बात कर लें तो यहाँ पर कितने थे, एक स्टेट में 5 मेंबर थे, यहाँ पर क्या 2 से 4 मेंबर होंगे जो क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। और उनमें से क्या होना चाहिए, ईच पार्टिसिपेंट ऑफ स्टेट हु मोर देन हाफ, अगर उन्होंने 2 करें तो एक क्या होना चाहिए,
फार्मेसी या डिप्लोमा की डिग्री को परचेस करना चाहिए। अगर उन्होंने 4 करे हैं तो 2 व्यक्ति कैसे होने चाहिए, तो फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा की डिग्री को होल्ड करना चाहिए फार्मेसी सब्जेक्ट में। फिर से समझिए, 3 से 5 आपके क्या होंगे, इलेक्टेड मेंबर होंगे जो आपके रजिस्टर फार्मासिस्ट होने चाहिए 2 स्टेट में से, हर दोनों स्टेट का, अगर 2 स्टेट बना रहे हैं। साथ ही साथ एक मेंबर हर एक स्टेट से क्या रहेगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट से रहेगा। 2 से 4 मेंबर आपके नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जिनमें से हाफ नंबर ऑफ पर्सन क्या रहेंगे, आपके डिप्लोमा डिग्री कैरी करने चाहिए। इसके साथ साथ में जो आपके जॉइंट स्टेट है, इसके अंदर भी दोनों स्टेट का CMO, इसके साथ में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ बोथ स्टेट एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट ऑफ ईच स्टेट, यही मेंबर रहेंगे। बस क्या है, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये रही आपकी जॉइंट स्टेट। अगर हम बात करें इनके प्रेसिडेंट का, तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं उनमें से आपस में क्या करके ये इलेक्शन कराएंगे और अमंग दमसेल्फ में से वो इलेक्ट करेंगे और वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रोवाइडेड दैट फॉर 5 ईयर्स। इनका जो जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं, नॉमिनेटेड मेंबर हैं, उनका जो ऑफिस आवर्स होगा, ऑफिस ड्यूरेशन होगा, वो 5 साल का ही रहने वाला है। वेयर इज नॉट ऑलरेडी अ मेंबर शैल बी मेंबर ऑफ द स्टेट काउंसिल एडिशन टू मेंबर्स रेफर्ड इन द सेक्शन 19 and 21 एज द केस में बी। द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल बी होल्ड ऑफिस एज सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स तक इनका रहना चाहिए और नॉट एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। दे आर एलिजिबल, वो सेम रहेगा, आपका एलिजिबिलिटी उनकी सेम रहेगी। ये एलिजिबल हो सकते हैं। मोड ऑफ इलेक्शन जैसा कि आपके प्रिस्क्राइब मैनर में होना चाहिए और साथ ही साथ अगर कुछ होता है तो यहाँ पर स्टेट का नहीं, यहाँ पर सेंट्रल का नहीं, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज, सेक्शन 20 के अंदर आपका क्या है, इंटर स्टेट एग्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर 2 स्टेट, 2 or more state entering into the agreement may agree for the constitution of joint council for all the participant state, that the state council of one state shall serve as the needs of the other participating states। यानी कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं 2 स्टेट आपस में एक एग्रीमेंट करती हैं कि हम क्या करेंगे, हम दोनों स्टेट मिलके एक ही फार्मेसी काउंसिल चलाएंगे। अब उस एग्रीमेंट के डिफरेंट नॉर्म्स हो सकते हैं। उनके मेंबर का सिलेक्शन का क्राइटेरिया ऑलरेडी आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल में दिया गया, जॉइंट स्टेट में, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट करेंगे। अब द अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग स्टेट, अब उनके बीच में ऐसे उन्हें कैसे मैनेज करना है, विच विल पार्टिसिपेट स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज द सेवरल फंक्शंस कंसल्टेशन बिटवीन पार्टिसिपेटिंग ईच गवर्नमेंट। अब यही एग्रीमेंट साइन होगा, इसके बाद में क्या है, अब उनकी एक जॉइंट स्टेट काउंसिल बन जाएगी। सच इंसिडेंशियल एंड एंसिलरी प्रोविजन कंसिडर्ड विद इन दिस एक्ट मे बी नेसेसरी फॉर गिविंग इफेक्ट टू द एग्रीमेंट। सच एग्रीमेंट आर टू बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट पार्टिसिपेटिंग स्टेट। और ये दोनों आपकी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएंगी जो होल्ड कर सकती हैं और इनके पास में अथॉरिटी होगी, क्या कर सकती हैं ये आपस में, ये जब इंटरस्टेट एग्रीमेंट करेंगी तो यही इंटरस्टेट एग्रीमेंट क्या किया जाएगा, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सेक्शन 4, ये सेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं के बेसिस पर, इसी सेक्शन के बेसिस पर आपका क्या हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है। यहीं पर हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा फर्स्ट रजिस्टर का, जिसके अंदर आप पहली बार क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं टू बिकमिंग द रजिस्टर फार्मासिस्ट। अब सेक्शन 29 याद रखना एकदम से, अगर पूछा जाए कि आपका फर्स्ट रजिस्टर किस सेक्शन के अंदर आता है, तो सेक्शन 29 के अंदर आता है आपका प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर। यहाँ पर प्रिपरेशन की जाती है। सेक्शन 30 के अंदर आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, जिसमें हम बताएंगे ट्रिब्यूनल कम्युनिटी कैसी बनती है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, जिसके बाद आप फर्स्ट रजिस्टर में अपनी एंट्री ले सकते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर द सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में देखेंगे। 32A के अंदर स्पेशल प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन, स्पेशल प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिस्प्लेस पर्सन, इन सब के बारे में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन 30 रहेगा। और उसके बाद क्वालिफिकेशन का एरिया रहेगा। स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, कितने टाइम पीरियड के लिए रखना है एप्लीकेशन, डेट, फीस कब तक रहेगी, रिन्यूअल फीस, क्योंकि आपका जो आपने देखा होगा जब आपका पहली बार रजिस्टर फार्मासिस्ट के लिए आपका सर्टिफिकेट मिलता है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मिलता है, देन आपको रिन्यू कराना पड़ता है। रिन्यू इसलिए कराना पड़ता है ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके कि आप जिंदा हैं या नहीं हैं, अलाइव हैं या नहीं है, इसीलिए 10 साल के लिए 15 साल के क्या करना पड़ता है, अप्रूव कराना पड़ता है। एंट्री एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप उस रजिस्टर फार्मासिस्ट के अंदर कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं। रिमूवल कैसे होता है, रिस्टोरेशन कैसे होता है, बार ऑफ अदर जुरिडिक्शन, इसी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, प्रिंटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये इन सब के बारे में भी आपका दिया गया है चैप्टर 4 के अंदर। चलो अब इसको देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर। अब यहाँ पर देखिए स्टेट की जो स्टेट काउंसिल है उसको क्या करना है, फर्स्ट रजिस्टर बनाना है। यानी कि अब उसके स्टेट में जितने भी रजिस्टर फार्मासिस्ट होंगे उनकी एंट्री कराने के लिए, उनका एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने के लिए आप स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है और स्टेट
गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल काउंसिल के द्वारा, स्टेट काउंसिल के द्वारा क्या किया जाता है, एक ऑफिशियल गैजेट में वो क्या बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल। रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके 3 पर्सन ऐसे रहेंगे, सेल ऑल्सो अपॉइंट अ रजिस्ट्रार, यानी कि एक इनका रजिस्ट्रार रहेगा जो कैसे एक्ट करेगा, एज अ सेक्रेटरी की तरह एक्ट करेगा, और 3 आपके रहेंगे रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल वाले लोग। क्लियर है यहाँ तक? इनमें से ऑल्सो अपॉइंट रजिस्ट्रार। अब यहाँ पर क्या था, स्टेट गवर्नमेंट सेल बाय द सेम और लाइक नोटिफिकेशन अपॉइंटेड डेट और बिफोर विच एप्लीकेशन और रजिस्ट्रार विच सेल बी अकम्पनीड बाय द प्रिस्क्राइब फी सेल मेड द रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल। अब समझो, यही जो ट्राइब्यूनल है वही क्या डिसाइड करेगी कि कब आपका नोटिफिकेशन ऐड करना है, किस डेट से आप एप्लीकेशन भरना स्टार्ट करेंगे, उसकी फ़ीस कितनी रहेगी। 3 लोग गवर्नमेंट ने बना दिए जो आपके क्या है, रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल है। आपका जितना भी एप्लीकेशन प्रोसेस आएगा वो यही लोग देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, रिव्यू करेंगे। कुछ करेक्शन होते हैं तो कमेंट ये करते हैं, आपके कॉलेज में भी चेकिंग के लिए भेजते हैं कि क्या ये व्यक्ति यहाँ से पढ़ा है नहीं पढ़ा है। उसके बाद ये कॉलेज को भी वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद ये अपनी सारी चीज़ें भेजते हैं किसके पास, रजिस्ट्रार के पास में। और रजिस्ट्रार क्या करता है, उसको अप्रूव करता है, फाइनल डिसीजन देता है, उसको फर्स्ट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड करता है और उसके बाद एक आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब एक इसी सेक्शन के अंदर हम देखेंगे, द रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल सेल एग्जामिन एवरी एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन और बिफोर द अपॉइंट डेट and if it is satisfied that the applicant is qualified for the registration under the section 31 cell direct to the entry of the name of applicant on the register। देखो अभी हम रजिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे क्या होनी चाहिए, उसके हिसाब से ये रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल है वो वेरीफाई करेगी और आपके फॉर्म को एग्जामिन करेगी कि आपने वो सारी डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास किया है या नहीं किया है। अगर आपने किया है तो इसको वेरीफाई करने के बाद आपको एंट्री मिल जाएगी आपके नाम को टू बीइंग इन द रजिस्टर। रजिस्टर का कहने का मतलब यही है, आप रजिस्टर फार्मासिस्ट तभी बनेंगे जब आपका नाम पहले रजिस्टर के अंदर मेंशन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ तक क्या, द फर्स्ट रजिस्टर सो प्रिपेयर्ड सेल देयर आफ्टर बी पब्लिश इन अ सच मैनर स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट एनी पर्सन एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सप्रेस इंप्लीमेंट द रजिस्ट्रेशन सो पब्लिश विद इन 60 डेज। अगर किसी व्यक्ति का कुछ करेक्शन नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ नाम में गड़बड़ है, कुछ और चीज़ें हो रही हैं, तो 60 डेज का करेक्शन भी दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलो, ये है इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 31। This section decide what are the qualification you require to become a registered pharmacist. A person who has attained age of 18। सबसे पहली बात, अगर आपको रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट बनना है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है, तो आपकी एज कम से कम 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। पेमेंट और फीस किस तरीके से रखनी, कितनी देनी है, ये डिसाइड किया जाएगा। हैव his name entered in the first register, resides or carries a business profession in the pharmacy in the state। अब उसके अंदर क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन, जिस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना है, होल्ड्स अ डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और अ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटीज जो अप्रूव्ड है आपके यूजी से, और अ स्टेट गवर्नमेंट एज केस में प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी आउटसाइड द इंडिया। इफ यू आर आउटसाइड से हो तो स्टेट गवर्नमेंट ने आपको अप्रूवल दे दिया है, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू गेट नेम इन योर फर्स्ट रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है होल्ड डिग्री of an Indian university other than a degree in pharmacy, pharmaceutical chemistry and has been engaged in a compounding of drug in hospital or dispensary other place in which degree are regularly dispensed prescription or medical prescription। ये अभी काम नहीं आता है, जो आपका डिस्पेंसिंग का काम था इसकी ट्रेनिंग वगैरह नॉट लेस देन 3 years तक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हैज़ पास एन एग्जामिनेशन रिकॉग्निशन एज एडिक्वेट। अब आपको हर एग्जाम में पास होना जरूरी है, आपका रिजल्ट क्लियर होना जरूरी है, देन यू आर एलिजिबल टू बिकम द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब हैज़ बीन एंगेज इन कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग, ये पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, नॉट लेस देन 5 साल से होना चाहिए, अभी के टाइम पे एप्लीकेबल नहीं है। की पॉइंट्स की हम बात करें, मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, पेमेंट और फीस आपको पे करनी है जो इतनी दी जाएगी, आप फार्मेसी प्रैक्टिस को प्रोफेशन को फॉलो करते हो, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, और बाकी बहुत सारी चीज़ें आपकी लगती हैं, जैसे एफिडेविट वगैरह लगता है, बहुत सारी चीज़ें और लगती हैं, उसको आप फॉर्म को फिल करते हो, आपका एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है, आप किस कॉलेज से हो तो कॉलेज के बेसिस पर कॉलेज के पास एक लेटर दिया जाता है, कॉलेज लेटर जिसको हम बोलते हैं, कॉलेज वेरीफाई किया जाता है कि कॉलेज आपका PCI अप्रूव्ड है या नहीं है, क्या वाकई में आपने वहाँ से प्रॉपरली पढ़ाई की है नहीं की है, ये सारे प्रोसेस होते हैं। अब
रिन्यूअल फीस का मतलब क्या है, जब आप क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि आप अगर 31 दिसंबर से पहले अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सपायर हो जाता है बिफोर 31 दिसंबर, अगर मान लेते हैं आपके अप्रैल में एक्सपायरी, तो कोई आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। आप क्या करेंगे, 1 दिसंबर तक लास्ट डेट होती है फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के अंदर री रजिस्ट्रेशन कराने की, और अगर आपकी ड्यू डेट 1 अप्रैल से है तो रिन्यूअल फीस आपको उतनी ही लगेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं कि 31 दिसंबर निकल गया तो आप क्या कर सकते हैं, रिन्यू नहीं करा सकते, आप रिन्यू करा सकते हैं, लेकिन आपको फिर क्या देना पड़ेगा, लेट फाइन देना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब द स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफाई द ऑफिशियल गैजेट में क्या है, रिटेंशन ऑफ नेम ऑन द रजिस्टर आफ्टर 31 ऑफ दिसंबर, रिन्यूअल फीस जितनी रहेगी आपको देनी पड़ेगी। अगर आप 31 दिसंबर की बात कराते हैं देन आपको उसके लिए फ़ाइन देना पड़ता है। क्लियर। चलो अब आ जाता है आपका लास्ट चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं मिसलेनियस कैटेगरी का चैप्टर। अब मिसलेनियस की अगर हम सिंपल सी बात करें तो यहाँ पर बेसिकली पेनाल्टीज़ वगैरह बताई गई हैं। पेनाल्टी फॉर फॉल्सली क्लेमिंग टू बी रजिस्टर्ड, डिस्पेंसिंग बाय द अनरजिस्टर्ड पर्सन, इन सब के बाद फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पर चेक करने के लिए कौन आया, ड्रग इंस्पेक्टर चेक करने के लिए, आपने क्या किया, हमारे पास भैया रजिस्ट्रेशन है नहीं, तब आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो आपको क्या दी जाएगी, पेनाल्टी देनी पड़ेगी, आपको एक पर फाइन लगाया जाएगा। पेमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ फीस सेंट्रल काउंसिल, अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन ऑफ इंक्वायरी आपके बेसिस पर लग सकती है। तो इसमें से जो आपका सेक्शन 41 है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। अ पर्सन हुज नेम इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन द स्टेट फार्मेसी ऑफ रजिस्टर कैन नॉट क्लेम टू बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगर आपका नाम स्टेट रजिस्टर में रजिस्टर नहीं है तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। यूजिंग वर्ड्स और टाइटल, जैसे आपको ड्रगिस्ट और फार्मासिस्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पहली बार के ऑफेंस में क्या किया जाएगा, 500 रुपये का फाइन लगाया जाएगा, और अगर आपने दूसरा ऑफेंस किया तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है। इसके साथ साथ में 1000 रुपये का फाइन, या दोनों एक साथ में आपको देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अ पर्सन इज नॉट गिल्टी, दे आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन अनदर स्टेट एंड दे हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन इन कंसर्न स्टेट, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रूव एनी मोर वाज एक्चुअली डिसाइड। वर्ड सच एज फार्मासिस्ट, केमिस्ट, ड्रगिस्ट, फार्मास्यूटिक्स, डिस्पेंसर, डिस्पेंसिंग केमिस्ट मे बी इम्प्लाई दैट पर्सन इज रजिस्टर्ड। ये आपके रजिस्टर्ड होने चाहिए। द पर्सन क्लेमिंग टू बी रजिस्टर्ड मस्ट प्रूव दैट कि देयर नेम आपका स्टेट रजिस्टर में होना चाहिए। जब तक स्टेट रजिस्टर के अंडर डॉक्यूमेंट के अंदर आपका नाम नहीं है, यू विल नॉट एंटरटेन एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन द स्टेट। ठीक है, ये सारे क्लॉज आपको देखने को मिलते हैं। अब यहीं के साथ में आपका होता है एंड फार्मेसी एक्ट। ठीक है, अब इसके आगे जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो हमारा चल रहा था उसी को पूरा कवर करेंगे, और इसके साथ साथ में अभी हम फार्मेसी एक्ट और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के एमसीक्यू सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, जिस पर कहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। अब ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ेंगे और डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, अगर इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इधर उधर से ना पढ़ के सीधे फार्मेसी एक्ट डालना और एक्ट 1948 डाल के आप PCI पे देख लेना। PCI पे इसकी 27 से 28 पेज की एक PDF है, आप उसको प्रिंट करा सकते हैं, आप उसमें पढ़ सकते हैं डायरेक्टली क्या प्रोविज़न दिए गए हैं। बहुत सिंप्लीफाई मैनर में उसमें बताया भी गया है। अगर कोई लैंग्वेज में टफ भी है तो उसके कमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे कि आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। फार्मेसी एक्ट से कई बार बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका सेंट्रल काउंसिल से ही आ जाएगा कि सेंट्रल काउंसिल किस सेक्शन के अंडर बनाई गई, साथ ही साथ सेंट्रल काउंसिल के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, कंपोजिशन क्या होता है, एजुकेशन रेगुलेशन कौन से सेक्शन के अंडर में आती है, क्या क्या मिनिमम फाइन लग सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ड्रग इंस्पेक्टर या फार्मासिस्ट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।